सबके सामने एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ कक्षा 11वीं का हिंदी ऐच्छिक मॉडल सेट 3 के साथ। आज ये मॉडल सेट 3 का जो भी प्रश्न है आपके सामने रहेंगे, उन सारे प्रश्नों को व्याख्या सहित मैं उत्तर बताऊंगी और किस प्रकार से किस पाठ से कैसा प्रश्न पूछा जाता है ये भी साथ साथ मैं बताती चलूँगी। तो जोहार आप सभी का, मैं रेणु कुमारी साहित्य सौंदर्य चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो मॉडल सेट 3। लेकिन उससे पहले छोटी सी आप सबसे आग्रह होगा कि यदि हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का खास वीडियो मॉडल सेट 3 का प्रश्न उत्तर। जैसा कि मॉडल सेट मैं 1, 2, 3 आप सबको बता चुकी हूँ किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, कैसा प्रश्न पूछा जाता है, तो पैटर्न भी मतलब जो उसका पैटर्न है जैक द्वारा वो भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो उसी अनुरूप ये भी सारे प्रश्न उत्तर हैं यहाँ पर आपके सामने। पहला जो है वो है गद्यांश, है ना। ये गद्यांश को आपको पढ़ना है और इसी से जुड़ा हुआ 4 प्रश्न है, उन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं गद्यांश। स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज के विद्यार्थी के ऊपर ही है, क्योंकि आज जो विद्यार्थी है वही कल स्वतंत्र भारत के नागरिक होंगे। सबको पता है कि आज जो विद्यार्थी हैं वही कल स्वतंत्र भारत के नागरिक होंगे। भारत की उन्नति और उसका उत्थान उन्हीं की उन्नति और उत्थान पर निर्भर करता है, यानी कि भारत का जो डेवलप है, भारत का जो विकास है वो विद्यार्थियों पर ही निर्भर करता है। अतः विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने भावी जीवन निर्माण बड़ी सतर्कता और सावधान के साथ करें। उन्हें प्रत्येक क्षण अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने धर्म, अपनी संस्कृति को अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए, जिससे उनके राष्ट्र को कुछ बल प्राप्त हो। जो विद्यार्थी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण नहीं करते वे राष्ट्र और समाज के लिए भार स्वरूप होते, केवल भार के लिए वो रहते हैं। विद्यार्थी का लक्ष्य विद्योपार्जन है। भली भांति विद्योपार्जन करके वह राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह सुचारू एवं शुद्ध, है ना। हृदय विद्यार्थी के वश का रोग नहीं है। राजनीति छात्रों का अध्ययन में बाधा ही नहीं डालती है, उन्हें गुमराह भी करती है। अतः छात्रों को चाहिए कि सर्वप्रथम अपने आप को योग्य बनाने के बाद ही वे राजनीति के क्षेत्र में कदम रखेंगे। तो ये है आपका आज का गद्यांश इस मॉडल सेट का। इसी गद्यांश को पढ़ करके आपको 1, 2, 3, 4 के प्रश्न उत्तर देने हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो पहला जो गद्यांश है, इस गद्यांश का शीर्षक पूछा गया है कि क्या उचित शीर्षक होगा। विद्यार्थी का लक्ष्य, राजनीति का उद्देश्य, राष्ट्र और राजनीति या राष्ट्रीय दृष्टिकोण। तो यहाँ पर उत्तर जो होगा वो होगा विद्यार्थी का लक्ष्य, है ना। दूसरा प्रश्न है भारत की उन्नति किस पर निर्भर करती है। तो भारत की उन्नति जो है वो विद्यार्थियों पर निर्भर करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह एक विद्यार्थी कैसे कर सकता है ना। राष्ट्र के प्रति एक विद्यार्थी अपने कर्तव्य का निर्वाह किस प्रकार से कर सकता है। विद्योपार्जन करके कर सकता है, राजनीति करके कर सकता है, स्वतंत्र नागरिक होकर कर सकता है या गुमराह होकर कर सकता है। तो अपने कर्तव्य का निर्वाह जो है वो विद्योपार्जन करके ही कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है। अगला प्रश्न चौथा नंबर, विद्यार्थी को किस दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण करना चाहिए। किस दृष्टिकोण से, है ना। ऑप्शन है शारीरिक दृष्टिकोण, दूसरा है मानसिक दृष्टिकोण, तीसरा है राष्ट्रीय दृष्टिकोण, चौथा है सांस्कृतिक दृष्टिकोण। तो यहाँ पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण जो ऑप्शन सी है ये सही आंसर होगा। जब तक वो राष्ट्रीय दृष्टिकोण नहीं रखेंगे तब तक उनके जीवन का निर्माण करना संभव नहीं है। सही से, है ना। 5वां नंबर का प्रश्न, छात्रों को कब राजनीति के क्षेत्र में
कदम रखना चाहिए। जब छात्र इस लायक हो जाए कि हाँ हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं, तब उनको राजनीति में कदम रखना चाहिए। यानी कि जब अपने आप को योग्य बना ले वो, है ना, उस लायक बन जाए, तब उनको राजनीति में कदम रखनी चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न के लिए आपको पद्यांश पढ़ना होगा, है ना। पद्यांश को पढ़ना है और इसी पद्यांश को पढ़ करके आपको 6 से 10 तक के जो उत्तर हैं वो देने होंगे। तो यहाँ पर पद्यांश है, अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोछना, आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसेजी है कहीं, जिससे हृदय को बल मिले है, ध्येय अपना तो वही, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष। ठीक है, केवल संघर्ष ही क्या है, एक कटु सत्य है। तो अब इससे प्रश्न पूछा गया है तो आपको उत्तर देना है ना। क्वेश्चन है, अपने हृदय के सत्य की तलाश कौन करेगा? अपने सत्य की तलाश कौन करेगा? स्वयं, दूसरे, गुरु या ईश्वर? तो अपने हृदय के सत्य की तलाश आपको स्वयं करना होगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, सही उत्तर है ना। अगला प्रश्न, सच क्या है? सच है संघर्ष। सभी के जीवन में संघर्ष ही एक कटु सत्य है। आप संघर्ष से भागोगे तो जैसे तैसे आपका जीवन बीतेगा। संघर्ष है, संघर्ष को अपनाना है, तभी आप अपने जीवन में सुखी हो सकते हो। अगला प्रश्न, नयन का नीर का क्या अर्थ है? नयन का नीर, नीर का अर्थ होता है जल और नयन का अर्थ होता है आँख। तो इसका ऑप्शन है आँखों की ज्योति, आँखों का तारा, आकाश और धरती संघर्ष की सत्य है। तो नयन का नीर यानी कि आँखों की ज्योति जो आंसू के रूप में है, उसी को कहा गया है नयन का नीर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है। अगला प्रश्न 10 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे है 10 नंबर का प्रश्न, है ना। उपर्युक्त पद्यांश का उचित शीर्षक है ना। उपर्युक्त पद्यांश का उचित शीर्षक है, क्या होगा इसका शीर्षक? जो पद्यांश दिया हुआ था, जो कविता दी हुई थी, उसका शीर्षक क्या होगा? पहला, आकाश और धरती, दूसरा, संघर्ष की सत्य है, तीसरा, नयन की नीर, और चौथा है हृदय की आकांक्षा। तो उत्तर होगा संघर्ष ही सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न, निबंध का अंतिम भाग क्या कहलाता है? निबंध के 3 भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है वो भूमिका या परिचय, दूसरा मध्य या विस्तार, और तीसरा निष्कर्ष। तो अंतिम भाग पूछा है तो अंतिम भाग क्या होगा? निष्कर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र के संपादक के नाम लिखे गए पत्र में संबोधन हेतु किस शब्द का प्रयोग प्रचलित है? यानी कि जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं, है ना, समाचार पत्र के संपादक के नाम पत्र लिखते हैं, तो उसके संबोधन में हम कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? तो जो है शब्द वो महोदय, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही आंसर है। अगला प्रश्न, जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? जनसंचार का प्रमुख कार्य जो है वो क्या है, ये पूछा है। सूचना देना, लोगों को सुझाव देना, आर्थिक सहायता विकास प्रदान करना, राजनीतिक मार्गदर्शन में सुधार प्रदान करना। तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा, सूचना देना और शिक्षित करना। अगला प्रश्न, पीटीआई क्या है ना। पीटीआई क्या है? तो पीटीआई क्या है इसका उत्तर होगा, यानी कि पीटीआई हम उसको कहते हैं जो समाचार की एजेंसी होता है ना। पीटीआई मतलब जो समाचार की एजेंसी होते हैं उसको पीटीआई कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, प्रतिवेदन शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का
प्रतिवेदन शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का, यहाँ पर आप देखिएगा थोड़ा सा ये हो गया है ना, यहाँ पर इधर साइड में दिया हुआ है कि प्रतिवेदन शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, तो किसका है ना। तो हिंदी रूपांतरण जो है वो रिपोर्ट का है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सही जो है वो रिपोर्ट। ठीक है, अगला प्रश्न, समाचार के इंट्रो या मुखड़ा का क्या आशय है, यानी कि समाचार पत्र में, यानी कि आप वो जो अखबार पढ़ते हो उसमें इंट्रो या मुखड़ा किससे कहा जाता है, समाचार के किस भाग को इंट्रो या मुखड़ा कहते हैं। इंट्रो का अर्थ ही होता है एंट्री करना, मुखड़ा यानी कि शुरू का भाग, आरंभ का भाग। तो उत्तर जो होगा समाचार का आरंभिक अनुच्छेद है ना, समाचार जो लिखा हुआ होता है उसका जो आरंभिक अनुच्छेद होता है उसी को इंट्रो या मुखड़ा कहा जाता है। अगला प्रश्न, पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है ना। तो पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है, इसका उत्तर होगा जिज्ञासा, क्योंकि यदि हमारे पास जिज्ञासा नहीं है तो हम पत्रकारिता नहीं कर सकते हैं। हमें जानने की इच्छा रखनी चाहिए, हमारे अंदर ये रुचि होनी चाहिए, तभी हम पत्रकारिता बहुत अच्छे से उसके विकास में काम कर सकते हैं। तो जिज्ञासा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला, विज्ञान वरदान या अभिशाप विषय पर निबंध लिखने के लिए आप किस शैली का प्रयोग करेंगे, यानी कि ये विज्ञान वरदान है या अभिशाप। ये निबंध जब आपको मिलता है लिखने के लिए तो आप निबंध के किस प्रकार का प्रयोग करेंगे, वर्णनात्मक शैली में करेंगे, विचारात्मक शैली में करेंगे, भावात्मक शैली में करेंगे या व्याख्यात्मक शैली में करेंगे। तो विज्ञान वरदान या अभिशाप जो है वो विचारात्मक शैली है, क्योंकि इसको विचार करके लिखा जाएगा, तर्क दे करके लिखा जाएगा। और विज्ञान वरदान या अभिशाप ये सबके लिए अलग अलग विचार, सबके लिए अलग अलग चिंतन, सबके लिए अलग अलग तर्कें हो सकती है। वर्णनात्मक शैली हम उसको कहते हैं जिसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है, जैसे होली पर निबंध लिखने के लिए आया या किसी व्यक्ति, खास व्यक्ति के लिए निबंध लिखने के लिए आया, तो जो सही है वो सबके लिए वही लिखिएगा। आप उसमें कुछ भी अपने हिसाब से सोचकर या अपने कल्पना से नहीं लिख सकते हो। जो फैक्ट है, जो सही है, उसी को लिखना पड़ता है, इसीलिए उसको कहा जाता है वर्णनात्मक शैली। लेकिन विचारात्मक शैली जो होता है, आप विचार चिंतन मंथन करके उसको लिखते हो। तो इसलिए विज्ञान वरदान या अभिशाप जो टॉपिक है, शीर्षक है, इस पर हम निबंध के विचारात्मक शैली का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न, निबंध लेखन के माध्यम से निबंध लेखन के किस गुण को परखा जा सकता है। आप निबंध लेखन कर रहे हैं तो आपके अंदर कौन सा गुण है जिसको लोग जानेंगे, जिसको लोग परखेंगे। ज्ञान और अनुभव, ज्ञान और जिज्ञासा, बोध और संयम या सोच और जागरूकता। इसका उत्तर होगा सही, ज्ञान और अनुभव। कोई भी शीर्षक से आपको अगर निबंध लिखने के लिए मिला है तो उस विषय का ज्ञान होना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ अनुभव भी होना जरूरी है, तभी आप एक अच्छे निबंधकार बन सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना क्या कहलाता है। इसका उत्तर होगा जनसंचार। और ये जनसंचार तकनीकी है ना, इंटरनेट के माध्यम से जन जन तक संवाद जो है एकदम चुटकी बजाते के साथ ही पहुंच जाता है। तो इसलिए ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा निबंध का एक भाग हो सकता है ना। निबंध के 3 भाग अभी मैं बताई कि निबंध के 3 भाग होते हैं, तो यहाँ से निबंध का कौन सा एक भाग है ना। ऑप्शन नंबर ए भूमिका, बी खंड, सी चित्र, डी कल्पना। तो ये सभी निबंध का कोई भाग नहीं है, निबंध का भाग है ऑप्शन नंबर ए यानी कि भूमिका, है ना। अगला प्रश्न,
सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेवारी किसकी होती है? तो सूचनाओं का संकलन कर संपादक है यानी समाचार पत्र से जुड़ा हुआ है, तो उसको पहुंचाने की जिम्मेवारी पत्रकार की होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 24 से 26 का उत्तर दीजिए। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने पाठ्य पुस्तक से, है ना, ये कविता दी गई है काव्यखंड से, और इस काव्य को पढ़ना है और इससे जो पूछा जाए प्रश्न 24 से 26 उसका उत्तर आपको देना है इसी से, है ना। तो क्या है, मुरली तो गोपाल ही भावती, सुनी रे सखी जगती नंदाही, नाना भांति नचावती, राखती एक पाई ठाढ़ो करी, अति अधिकार जनावती, कोमल तन आज्ञा करावती, कटी टेढ़ो है आवती, है ना। तो चलिए देखते हैं कि ये जो पद्यांश दिया हुआ है इस पाठ से है, यही सब प्रश्न होंगे। प्रस्तुत पंक्तियों के कवि कौन है? अब इसका कवि का नाम पूछा है कि जो पद्यांश आपके सामने 24 नंबर के प्रश्न में दिया हुआ है उसके कवि कौन है? बिहारी लाल, सूरदास, कबीरदास, रामदास। तो अगर यदि आपको इसका आंसर पता नहीं है, उत्तर पता नहीं है, तो दिमाग लगाइए यहाँ पर। बिहारी लाल जो है वो आप सिलेबस में नहीं पढ़े हो, है ना, तो ये तो ऐसे ही कट हो जाएगा। सूरदास पढ़े हैं, सूरदास केवल कृष्ण पर ही अपनी कविताएं लिखी हैं। उसके बाद कबीरदास किसी एक भगवान पर इन्होंने कोई कविता का निर्माण नहीं किया है। उसके बाद रामदास कोई लेखक है ही नहीं, तो इसलिए इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा, सूरदास। ठीक है। अगला प्रश्न, गोपियों के अनुसार कृष्ण को कौन प्रिय है? तो गोपियों के अनुसार कृष्ण को सबसे ज्यादा, जो कृष्ण है उनको सबसे ज्यादा उनके लिए कौन प्रिय है? तो मुरली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण से चिपकी हुई मुरली ही रहती है, जिस वजह से गोपियां उनसे ईर्ष्या करती है। अगला प्रश्न, नंदलालही नाना भांति नचावती में कौन सा अलंकार है? अब यहाँ पर अलंकार पूछा है, तो हम देख सकते हैं कि नंदलालही में भी 9 वर्ण की आवृत्ति हुई है, नाना में भी 9 वर्ण की आवृत्ति है, नचावती में भी 9 वर्ण की आवृत्ति है, यानी कि बार बार 9 वर्ण की जो है वो आवृत्ति हो रही है, यानी कि दोहराव हो रहा है। और अगर किसी अक्षर का दोहराव बार बार हो तो वो अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर जो अलंकार होगा वो होगा अनुप्रास अलंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, अभी नरेंद्र शर्मा ने भीतर के दुख सपने से भया किसे माना है? तो ये कट सिलेबस है ना, लेकिन इसका उत्तर मैं बता देती हूँ, बाहर के अंधकार को, है ना। अगला प्रश्न, प्रकृति का सुकुमार कवि किन्हें कहा गया है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि किन्हें कहा गया है? किन्हें? सुमित्रा नंदन पंत को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न, जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो में जहरी जहरी कौन सा अलंकार है? यहाँ पर 2 अलंकार का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर एक शब्द दे दिया है, पूछा है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो झहरी झहरी जो है एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है ना, एक ही शब्द 2 बार आया है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, इसकी परिभाषा क्या है कि जब एक शब्द की आवृत्ति दोबारा हो और शब्द में कोई अर्थ, मतलब अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, तो वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला प्रश्न, संध्या के बाद कविता में वृद्ध विधवाओं की तुलना किससे की गई है? तो संध्या के बाद जो कविता है, इस कविता में वृद्ध विधवाओं की तुलना बबूलों से की गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जाग तुझको दूर जाना कविता में क्या संदेश निहित है? तो जाग तुझको दूर जाना ये कविता जो है महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता है, और आज उनकी जयंती भी है ना। 26 मार्च 1907 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। आज इनकी जयंती भी हम लोग मनाएं अपने विद्यालय में। तो ये जो कविता है इनका, जाग तुझको दूर जाना, इसमें क्या संदेश उन्होंने दिया है? निरंतर कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने का, सांसारिक आकर्षणों में उलझते जाने का,
या निरंतर कल्पना जगत में विचरने का। और ऑप्शन नंबर डी है तितलियों के सुंदर परों को स्पर्श करने का। इसका जो सही उत्तर होगा वो उत्तर है निरंतर अपने पथ पर, यानी कि निरंतर कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहने का। यानी कि आप रुकिए नहीं, जागिए, क्योंकि स्वतंत्र भारत अभी नहीं हुआ है और जब तक भारत स्वतंत्र ना हो जाए तब तक आपको चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, चाहे कोई भी बाधा क्यों ना हो, फिर भी आपको डटकर उनसे संघर्ष करना है, मुकाबला करना है और अपने पथ पर चलते जाना है। अगला प्रश्न, पद्माकर किस भाषा के कवि हैं? पद्माकर कवि जो है किस भाषा के कवि हैं, ये भी आपको कट किया गया है। भाषा जो होगा वो साहित्यिक ब्रज भाषा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है। अगला प्रश्न, बालम आओ हमारे गहरे में कवि के अनुसार बालम का क्या तात्पर्य है? सज्जन, आत्मा, ईश्वर या पत्नी? तो यहाँ पर बालम का अर्थ है ईश्वर, है ना। यानी कि बालम आओ हमारे गेह कबीर के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर कबीर दास आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात कही है। किस प्रकार से आत्मा परमात्मा से मिल सकती है, यानी ईश्वर से मिल सकता है उनकी आत्मा, यही बात समझाई गई है। यहाँ पर बालम यानी कि ईश्वर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 34 से 36 के उत्तर दीजिए। यानी कि गद्यांश आपको आपके पाठ्यक्रम का पढ़ना है और इससे जो प्रश्न पूछा जा रहा है 34 से 36, इसके उत्तर आपको देने हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, सारा घर मक्खियों से भिनभिना रहा था, आंगन के अंगने पर कई पैबंद लगी एक गंदी साड़ी टंगी थी, दोनों बड़े लड़कों का वहाँ कहीं पता नहीं था, बाहर कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह होकर निश्चितता से सो रहे थे, मानो 1.5 माह पहले मकान किराया नियंत्रण विभाग की तरफ से उनकी छटनी ना हुई हो, या फिर मानो उन्हें शाम को किसी काम की तलाश में कहीं जाना ना हो, है ना। तो ये है गद्यांश और इससे जो प्रश्न पूछा गया है 34 नंबर का, वो जो प्रश्न है 34 नंबर का वो है, प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है? अब दोपहर का भोजन पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक है अमरकांत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, है ना। अगला प्रश्न, घर में मक्खियों का भिनभिनाना पंक्ति से घर की कैसी अवस्था का संकेत मिलता है? तो दरिद्रता का संकेत मिलता है, गरीबी के कारण के घर में मक्खियां भिनभिना रही, जो साफ नहीं हो पा रही। विभाग की कलरकी से किनकी छटनी हुई है? तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद, है ना, उनकी जो पति है सिद्धेश्वरी के, उनकी छटनी हुई है। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने खानाबदोश कहानी में किस वर्ग की विडंबना को उजागर किया है? तो यहाँ पर जो श्रमिक वर्ग है ना, श्रमिक यानी कि मजदूर वर्ग, उनकी कहानी को ओम प्रकाश वाल्मीकि ने खानाबदोश में उजागर किया है। अगला प्रश्न, गूंगे कहानी में किसके प्रति समाज में व्याप्त संवेदनहीनता को रेखांकित किया गया है? तो इसका जो उत्तर होगा वो है दिव्यांग, यानी कि जो एक अंग से दिव्यांग है उनकी ही व्यक्त संवेदना को समाज में किस प्रकार से उनको तिरस्कार मिलता है, समाज उसको बाकी बच्चों की तरह, सामान्य बच्चों की तरह उनको समानता नहीं दे पाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है। इसी पर ये पूरी कहानी है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की सभी कहानियाँ किस पुस्तक में संग्रहित है? तो इनकी जो पुस्तक है वो है मानसरोवर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न, आवारा मसीहा उपन्यास किस साहित्य के कार के जीवन पर आधारित है? तो उत्तर इसका होगा, इसका ऑप्शन नहीं दिया है ना, छूट गया है इसका उत्तर, आप लिख लीजिएगा। आवारा मसीहा जो उपन्यास है वो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी कि ये बंगाली लेखक है ना, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ये इसका उत्तर होगा, आप कॉपी में लिख लीजिएगा। आवारा मसीहा उपन्यास जो
यानी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर ही क्या है, आधारित है। ये एक बंगाली यानी कि बंगला भाषा के साहित्यकार हैं और इन्हीं के जीवन पर आवारा मसीहा जो है वो विष्णु प्रभाकर ने उनकी जीवनी को रचा है। तो ये था मॉडल सेट 3। अब मैं आप सबके समक्ष मॉडल सेट 4 के साथ प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए